हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारत और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी आप लोग जानते ही है क्या है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के इस पे और कुछ पॉइंट हैं जिन पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि ये क्या है, कैसे प्लैनेट्स ग्रेविटी की वजह से सन के अराउंड घूमते हैं, हमारे सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड घूमते हैं और किस तरीके से ये किसी प्लैनेट की जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर पर इफेक्ट करती है। तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है ग्रेविटी क्या है। हमारी नेचर में चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिनमें से ग्रेविटी एक है। इन चार फंडामेंटल फोर्सेस में आती है ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द वीक फोर्स एंड द स्ट्रॉन्ग फोर्स। द वीक फोर्स जो होती है न्यूक्लियर इंटरेक्शन, मतलब कि न्यूक्लियर लेवल पर होती है, न्यूक्लियस जो नाभिक होता है किसी एटम का, उनके बीच में लगने वाली फोर्सेस होती हैं। लेकिन हम बाकी फोर्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं ग्रेविटी की। और अगर ग्रेविटी को सबसे वीक फोर्स कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे वीक फोर्सेस में आती है। अब कैसे आती है, कहने के तो ग्रेविटी बहुत पावरफुल होती है, लेकिन ग्रेविटी के पावरफुल होने के लिए उस ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर हम एग्जांपल लें तो मैं मान के चलिए कोई चीज़ है जो ज़मीन से उठा रहा हूँ, तो अब इस ऑब्जेक्ट पर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लगी हुई है जो इसे अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन मैं उठा पा रहा हूँ इतनी बड़ी अर्थ को, मैं आसानी से बीट कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत कमज़ोर फोर्स है जो ग्रेविटी है। आज जो हम बात करेंगे वो रहेगी मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स न्यूटन ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में मैं बता दूं कि सबसे पहले जो था न्यूटन ने पता लगाया था ग्रेविटी का कि ग्रेविटी, और उन्होंने इसकी परिकल्पना की थी कि ये ऐसे ऐसे होता है, इसमें चीज़ें, इसे एक्सप्लेन किया था। लेकिन उसके काफ़ी टाइम बाद आइंस्टीन ने इसे दोबारा एक्सप्लेन किया था और अच्छे तरीके से किया था और डीपली किया था और कुछ चीज़ों में चेंज किया था। तो हम आइंस्टीन वाला आज डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बेसिक तौर पे जो न्यूटन वाला है उसका डिस्कस जो है वो करेंगे। जो न्यूटन वाला है उसे डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटी अट्रैक्शन फोर्स है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनमें मास या एनर्जी होती है। दो ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, यहाँ पे ग्रेविटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर m1 m2 यानी कि मास, द्रव्यमान एक ऑब्जेक्ट का और दूसरे ऑब्जेक्ट का, दोनों की गुना होती है। तो अगर हम कोई सिर्फ एक वस्तु ले, हमारे पूरे यूनिवर्स में कोई एक वस्तु रह जाए, तो उसकी ग्रेविटी हमें मेजर करने के लिए कोई दूसरी वस्तु जरूर चाहिए। तो ग्रेविटी एक टाइप की अट्रैक्शन फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है जिनमें मास या एनर्जी होती है। अब ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड, अगर हम एक हिसाब लगाएं, ग्रेविटी बहुत वीक फोर्स में आती है, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा होना जरूरी है। जैसे मान के चलिए हमारे पास कोई फुटबॉल है, उसमें मास है, उसमें भी अपनी ग्रेविटी है, ठीक है। आपका घर है, एक बड़ा सा पहाड़ है, ठीक है। इन सब चीज़ों में अपनी अपनी ग्रेविटी है, लेकिन इसका सिग्निफिकेंट अकेले कुछ नहीं है। मान के चलिए हम किसी फुटबॉल को स्पेस में भेज देते हैं जहाँ पर उसके आसपास दूर दूर तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और उसके पास एक छोटी बॉल लेके जाते हैं, तो इन दोनों बॉल्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, लेकिन बहुत वीक होगी। तो अगर मान के चलिए उन दोनों को पास लेके भी आया जाता है तो भी उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी नहीं होगी कि वो आपस में टिकी रह सकें। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का बड़ा होने के लिए उस ऑब्जेक्ट का भी बड़ा होना जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं प्लैनेट्स, मून, स्टार्स, ब्लैक होल की, तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी हैं। अगर हम अपनी अर्थ की बात करें, साइज में काफ़ी बड़ी है, तब जाके इतनी ग्रेविटी जनरेट कर पाती है कि इस पर चीज़ें रखी जा सकें, हम रह सकें, ये सन के अराउंड घूम सके, या हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो उसके चारों तरफ घूम सके। तो अगर हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, जैसे मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे एक बॉल है, आप आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल ह्यूमन 15, 20, 25 किलो तक का वजन उठा लेता है आराम से बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो यानी कि इस वेट को, इस मास को अर्थ अपनी तरफ खींच रही थी और आपने उसके अपोजिट से उठा लिया। तो जब भी आप जमीन पर कुछ चीज़ उठाते हैं तो आप बेसिकली अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट ही काम करते हैं कि उसके अगेंस्ट इतनी पावर अर्थ लगा रही है, आप उसके अपोजिट पावर लगा के उस चीज़ को उठाते हैं। तो ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो हम बात करते हैं कि जो ग्रेविटी है उसकी वजह से हमारा यूनिवर्स, या हम छोटे स्केल पर आ जाए, सोलर सिस्टम कैसे अपनी जगह बंधा हुआ है और ये सब चीज़ें घूम रही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है, सन की जो ग्रेविटी है उसने सभी प्लैनेट्स को बांधा हुआ है। अब ये प्लैनेट सन पर गिरते क्यों नहीं जब सन की ग्रेविटी है?
और इसके चारों तरफ अगर घूम रहे हैं तो वो कौन सी एनर्जी है जो इसे कंटिन्यूअस एनर्जी दे रही है घूमने की। तो पहली चीज कि प्लैनेट सन पर गिरते क्यों नहीं। तो अगर आप इस चीज को ध्यान से सोचें, एक इमेजिनेशन करके कि एक बीच में सन है और उसके चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं, तो कोई तो फोर्स है जो उन्हें घुमा रही है। अगर कोई फोर्स ना होती तो प्लैनेट अपने रास्ते पर सीधा चला जाएगा न्यूटन के पहले नियम से, वो तो नहीं घूमेगा गोल गोल। तो पहली चीज है यानी कि कोई फोर्स है जो उसे घुमा रही है। अब जब कोई फोर्स है उसे घुमा रही है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है सन की अपनी तरफ अट्रैक्ट करी, तो वो सीधा सन पे जाता क्यों नहीं। तो यहाँ पर जो चीज आती है वो आती है उस ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं रेखीय गति। तो वो जो वेलोसिटी है वो इंटरेक्ट कर रही है ग्रेविटी की तरफ। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आपने कोई पत्थर किसी रस्सी में बांधा है और उसे घुमाना शुरू करते हैं। जब आप कोई पत्थर किसी रस्सी में बांध के घुमाते हैं तो आप उसे कौन सी एनर्जी देते हैं, आप उसे सीधे डायरेक्शन में फेंकते हैं। लेकिन पत्थर और आपके हाथ के बीच में एक धागा बंधा हुआ है, वो धागा उसे वापस खींच लेता है। लेकिन उस पत्थर को एक वेलोसिटी भी मिली थी जो आपने दी थी, तो उसकी वजह से वो हमेशा साइड में घूमता रहेगा और धागे की वजह से कभी दूर नहीं जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको कंटिन्यूस फोर्स लगाते रहनी पड़ती है, एक एनर्जी देते रहनी पड़ती है ताकि वो घूमता रहे, वरना वो नीचे गिर जाएगा अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। और पत्थर के और आपके हाथ के बीच की फोर्स इतनी नहीं है कि वो उसे घुमा सके। लेकिन ऐसा होता है प्लैनेट्स के केस में कि वो सन से इतनी ग्रेविटी से बंधे हुए हैं कि उसके चारों तरफ घूमते रह सके और उस पर गिरे भी ना। अब क्योंकि स्पेस में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो इनकी वेलोसिटी को या इनकी गति को डिस्टर्ब करेगी, तो ये कंटिन्यूसली उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। अगर हम बात करते हैं मरकरी की, तो मरकरी काफ़ी तेज घूमता है सन के अराउंड। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी पास भी है, उस पर लगने वाली ग्रेविटी भी ज़्यादा हो जाती है सन की, तो वो काफ़ी तेज घूमता है। उसके घूमने की गति है जो लगभग 60 किलोमीटर पर सेकंड है। वहीं जो अर्थ के घूमने की गति है वो लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड है। और अगर हम दूर चले जाएं प्लूटो और नेपच्यून पे, तो उनकी जो घूमने की गति है वो 3 किलोमीटर पर सेकंड या 1 किलोमीटर पर सेकंड है। क्यों? क्योंकि वो इतनी दूर हो गए हैं कि उन पर सन की ग्रेविटी इतनी पावरफुल नहीं है जितने की पास वाले प्लैनेट्स पर है। ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलती रहती है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सन से दूर जाते रहते हैं उनके और सन के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए जो दूर के प्लैनेट है वो धीरे मूव करते हैं। तो धीरे मूव करने पर भी वो इतनी एनर्जी बना पाते हैं कि उसके चारों तरफ घूमते रहें बिना उस पर गिरे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स नहीं गिरते। बहुत सारे कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं जिनके इरेगुलर पाथ हैं, सन के पास आते हैं, तो उनकी स्पीड ज़्यादा होने के बावजूद भी वो सन पर गिर जाते हैं या दूसरे प्लैनेट्स पर टकरा जाते हैं। सेम चीज़ होती है कि हम किसी प्लैनेट के अराउंड उसके मून, जैसे कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है उसका चंद्रमा, या छोटे सैटेलाइट्स जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, हबल टेलीस्कोप है और बहुत सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वो सब भी अर्थ के चारों तरफ इसी प्रिंसिपल पर घूमते रहते हैं। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो अट्रैक्ट करती है इन चीज़ों को, इसीलिए ये ऑर्बिट में बंधे हुए हैं। इस पर एक क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि अर्थ से कितनी ऊपर जाने पर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है। तो ऐसा कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स अनंत तक काम कर सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। तो अर्थ से 300-400 किलोमीटर ऊपर जाने पर, 500 किलोमीटर जहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वहाँ पर भी ग्रेविटी की वैल्यू उतनी ही है, लगभग बहुत कम फर्क आता है। क्योंकि अगर हम अर्थ की रेडियस की बात करें, अर्थ की रेडियस लगभग 6500 किलोमीटर है। तो जो सरफेस पे खड़ा हुआ आदमी है और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे खड़ा हुआ आदमी है, उन दोनों की अर्थ से सेंटर की जो डिस्टेंस है उसके बीच में 500 किलोमीटर का लगभग फर्क आता है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ग्रेविटी कुछ कम होगी, लेकिन इतनी कम नहीं होगी कि वो वेटलेसनेस हो जाए। उन्हें जो भारहीनता मिलती है, वो जो आज़ादी मिलती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में घूमने की, तैरने की, वो इस वजह से मिलती है क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कंटिन्यूसली अर्थ की तरफ गिर रहा है और उसके अंदर बैठे हुए वो लोग भी अर्थ की तरफ हमेशा गिर रहे हैं, लेकिन अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से वो कभी अर्थ पर नहीं पहुंच पाता। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देके बताना चाहूँगा। मान के चलिए आप किसी बहुत ऊंचे टावर पे खड़े हैं या किसी ऊंचे से पहाड़ पे खड़े हैं और आप साइड में पत्थर फेंकते हैं बहुत तेज, तो क्या होगा, वो थोड़ी दूर जाएगा और कर्व बनाता हुआ ज़मीन पर गिर जाएगा।
आपने और तेज फेंका तो वो थोड़ा और आगे गिर जाएगा, फिर और तेज फेंका और आगे गिर जाएगा। अब आप इतना तेज फेंक रहे हैं कि वो आधी अर्थ का चक्कर लगा के दूसरी साइड गिर जा रहा है, और अगली बार आपने इतनी तेज फेंका कि वो अर्थ का चक्कर लगा के वापस आ गया। अब हुआ क्या, ये एक वेलोसिटी है जिसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये डिपेंड करती है किसी प्लेनेट की ग्रेविटी यानी कि उसके मास पर। तो अर्थ की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड है। तो अगर आप किसी चीज को 8 किलोमीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षितिज में फेंकें तो वो चीज घूम के वापस आ जाएगी पीछे से आपके। लेकिन होगा क्या, अभी अर्थ का वायुमंडल है तो ये घर्षण पैदा करता है किसी भी चीज पर, और उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली कम होते चली जाएगी, इसलिए वो नीचे गिर जाएगा। पर अगर हम वायुमंडल से बाहर निकल जाएं, जो कि लगभग हमारा डेंस जो एटमॉस्फेयर है वो 80 किलोमीटर तक है, लेकिन अगर हम 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे चले जाते हैं तो वायुमंडल बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो वहाँ पे जाकर अगर हम किसी चीज़ को ऐसे साइड में फेंक दें 8 किलोमीटर पर सेकंड से, तो उसकी स्पीड को कम करने वाला कोई नहीं है, तो वो अर्थ की ऑर्बिट में घूमने लगेगा। अब क्वेश्चन आता है कि एस्ट्रोनॉट्स जमीन पर गिरते क्यों नहीं। एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रह रहे हैं और उसी की स्पीड से अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। जब वो लोग उससे बाहर भी आते हैं स्पेस वॉक करने के लिए, तब भी वो उसी वेलोसिटी से बंधे हुए हैं और उसके साथ साथ ही घूमते रहेंगे, उनकी वेलोसिटी कम नहीं होती। पर अगर कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से बाहर आए और अपने स्पेस स्टेशन के अपोजिट फोर्स लगा के अपनी वेलोसिटी जीरो कर ले, तो वो डेफिनेटली अर्थ पर गिर जाएगा। ये बात थी कि अर्थ से कुछ कुछ चीज़ें या अर्थ और प्लैनेट्स अपने सन के चारों तरफ कैसे बंधे हुए हैं। इससे अलग भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि अर्थ जब स्पेस में है और ये घूम रही है, इसका पानी अंतरिक्ष में क्यों नहीं गिरता। मैंने क्वेश्चन कोरा पे पढ़ा था। तो एक सिंपल सा इमेजिनेशन है कि हम अगर मान के चलें कि भाई अर्थ यहाँ पे ऐसे रखी हुई है, इसमें पानी भरा हुआ है, नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन अर्थ का जो हर चीज़, अर्थ पे मौजूद हर चीज़ अर्थ की ग्रेविटी से बंधी हुई है। ये पानी भी कोई अलग नहीं है, ये भी उसी ग्रेविटी से बंधा हुआ है। तो अगर इस पानी को अर्थ से निकालना है तो इस पर अर्थ से ज़्यादा फोर्स लगानी होगी, ऐसा कुछ है नहीं। तो अर्थ का पानी गिरेगा कहाँ, स्पेस में तो नहीं गिर सकता ना। स्पेस में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इसे अट्रैक्ट कर रही हो। सन और मून अट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से टाइड्स आती हैं, लेकिन वो इतना अट्रैक्ट नहीं करते कि ये अर्थ से उड़कर सन पे या मून पे चला जाए। तो ये चीज़ है कि उसकी हर चीज़, अर्थ की हर चीज़ अर्थ से बंधी हुई है उसकी ग्रेविटी की वजह से। एक और क्वेश्चन आता है कि हमें सब हमेशा आसमान ऊपर ही क्यों दिखाई देता है। अर्थ तो ऐसे सीधी रखी हुई है, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। जब हम घूम के साउथ पोल पे जाएंगे तो हमें उल्टा खड़े हुए दिखना चाहिए, सिर हमारा नीचे मतलब होना चाहिए, आसमान नीचे दिखना चाहिए और ज़मीन ऊपर दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। हमें सीधे खड़े होने का एहसास भी ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी हमें पुल करती है सिर से पैरों की तरफ, यानी कि हमारे पैर ज़मीन पर होते हैं, सिर हवा में होता है ज़मीन से ऊपर। तो ये एक डायरेक्शन, एक लाइन बन जाती है फोर्स की। फोर्स एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें डायरेक्शन होता है। तो किस दिशा में बल लग रहा है, सिर से पैरों की तरफ, लाइन जो जा रही है वो सिर से पैरों की तरफ जा रही है। तो अगर अभी आप साउथ पोल पर जाकर खड़े होते हैं तो वहाँ पर भी यही चीज़ है, वहाँ पर भी आपको ग्रेविटी उसी तरीके से पुल कर रही है। आपको उल्टे खड़े होने का एहसास तब होगा जब आप साउथ पोल पर जाते हैं और अर्थ के नीचे कोई और बड़ी चीज़ है जो आपको अर्थ से ज़्यादा पावर से पुल कर रही है। तब आपको अपने सिर पे लगेगा कि कोई चीज़ हमें ऊपर की तरफ खींच रही है। तो इस वजह से आप कहीं भी अर्थ पे खड़े हों, आप हमेशा सीधे खड़े होने का ही एहसास ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा अर्थ आपको अपनी तरफ पुल करेगी, बाहर की तरफ पुल नहीं करेगी। और इससे अलग एक क्वेश्चन और आता है कि अर्थ की रोटेशन का ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अर्थ की रोटेशन का सिंपल फिजिक्स के हिसाब से ग्रेविटी पर वही फर्क पड़ता है जो पड़ना चाहिए। रोटेशन से बनती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर अर्थ तेज रोटेट करने लगे और अपनी रोटेशन स्पीड बढ़ाते जाए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इसके रोटेशन की वजह से बनने वाली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी ज़्यादा होगी कि इसकी ग्रेविटी को ओवरकम कर जाएगी। तो मान के चलिए अर्थ बहुत तेज घूमने लगती है, तो जो इक्वेटर पे खड़ी रखी हुई चीज़ें हैं उन पर ग्रेविटी कम होते होते शून्य हो जाएगी। और जब एक बार शून्य हो जाएगी तो वो चीज़ें वहीं पर वेटलेसनेस फील करने लगेंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ें और होगी, अर्थ, मून, सैटर्न, मतलब कोई भी प्लैनेट या कोई भी सन अपने आप में भी अपनी ही ग्रेविटी से बंधा हुआ है।
अर्थ कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई सिंगल पीस नहीं है, ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है। रेत, मिट्टी, ईंट, पत्थर और पता नहीं क्या क्या इसमें लगा हुआ है, इन सभी एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है। और ये सारे एलिमेंट्स आपस में इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, अपनी खुद की ही ग्रेविटेशनल फोर्स से जब अर्थ बनने शुरू हुई होगी, पहले छोटे छोटे पत्थर मिलके एक बड़ी कोई चट्टानी गोला बना होगा, फिर उस पर और छोटे छोटे पत्थर आके मिलने लगे होंगे, और डस्ट और मलबा, इन सब से बनी हुई है। तो इनके पार्टिकल्स के बीच में भी मान के चलिए मैं ज़मीन से कुछ रेत उठाता हूँ, वो भी तो ज़मीन पे गिर जाती है, वो अर्थ से किस चीज़ से बनी हुई है, इसकी ग्रेविटी से। तो अगर अर्थ की रोटेशन बढ़ती है तो इसके पार्टिकल्स के बीच की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी खत्म हो जाएगी। यानी कि रोटेशन अगर बढ़ती जाए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर प्लेनेट अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर लेगा। इसीलिए अब जो यूनिवर्स हम देखते हैं वो बहुत स्टेबल है, बिग बैंग के बाद बहुत ज़्यादा स्टेबल यूनिवर्स है। तो इसमें अगर कुछ ऐसा हुआ होगा, बहुत तेज रोटेशन वाले प्लैनेट्स रहे होंगे, अजीबोगरीब मूवमेंट वाले रहे होंगे, तो वो सब टूट के बिखर गए होंगे और फिर कम स्पीड में सेटल हो गए होंगे। अभी अगर हम बात करें रोटेशन की, तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे तेज रोटेशन जुपिटर करता है, जो अपनी रोटेशन लगभग 9.8 आवर्स, लगभग 10 घंटे में जो है अपने एक्सिस पर कंप्लीट कर ले। और सबसे स्लो रोटेशन में आता है शुक्र ग्रह, जो लगभग 224 दिन में अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है। हमारे सन को भी लगभग 25 दिन लगते हैं अपनी रोटेशन कंप्लीट करने में, अर्थ 24 घंटे लेती है। तो अगर ये रोटेशन स्पीड बढ़ जाए, और यूनिवर्स में सबसे तेज रोटेट करने वाले होते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स जिन्हें बोलते हैं, वो बहुत तेज रोटेट करते हैं। वो एक सेकंड में 700, 800, 1000, 1200, 1500 काफ़ी ज़्यादा रोटेशन वाले भी मिले हैं, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत डेंस होते हैं। कोई न्यूट्रॉन स्टार 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की रेडियस का होता है, लेकिन उसका जो मास होता है वो सूरज से दुगुना तिगुना हो सकता है। तो आप सोच के देखिए, सूरज से 2 गुना 3 गुना मास 10-20 किलोमीटर की रेडियस में कितना डेंस होगा, नियर टू ब्लैक होल होता है। तो वो इतनी तेज़ी से रोटेट कर सकते हैं, और पल्स और रेडियो वेव जो होती है वो जनरेट करते हैं। तो वो सबसे तेज रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंस है। उनका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना नहीं हो पाता कि वो उनकी ग्रेविटी को आउटकम कर पाए और उससे आप उसे तारे को तोड़ पाए, उस न्यूट्रॉन स्टार को तोड़ पाए। तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपने बताइए आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।